Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, very good evening. It's time to 8:30 of 30th December 2021. आज नए साल का एक दिन और बचा है नए साल के आने में, यानी कि एक दिन के बाद आप 2022 में इंटर कर जाएंगे. एंड इन दिस न्यू ईयर वी हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. वी हैव टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन आवर सेल्फ. कल हमने बात की थी एडमिशन की एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कन्फेशन. एडमिशन में आपको कोई डाउट है? देखिए, एडमिशन ही एक कन्फेशन जो है एडमिशन का ही पार्ट है. कन्फेशन को स्पेशली 24 से 30 तक दिया गया है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 24 से 30 के बीच में आपको कन्फेशन मिलता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन के बारे में जो कुछ है आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. देखिए, सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. हमने कहा कि एडमिशन आपने समझा कि कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 17 में डिफाइन है. बट आप देखेंगे कि कहीं पे भी जो आपका कन्फेशन वर्ड है ये कहीं डिफाइन नहीं है. द कन्फेशन इज नो वेयर डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, बट सेक्शन 17 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द एडमिशन एंड दैट एडमिशन इंक्लूड्स द कन्फेशन इटसेल्फ. यानी कि सेक्शन 17 की डेफिनेशन ही कन्फेशन की डेफिनेशन है. क्योंकि हमने बात की थी, देखिए कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट इज अ जीनस एंड एडमिशन इज अ स्पीसीज. ये आपका एडमिशन है और इसी के अंदर आपका जो कन्फेशन आता है वो इसकी सब स्पीसीज है. यानी अगर मैं एडमिशन को जीनस मान लूँ तो उसकी एक स्पीसीज है क्या, आपका कन्फेशन. कहीं पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन है क्या ये. देखिए, व्हेन एडमिशन इज मेड बाय ए पार्टी चार्ज्ड विद ए क्राइम, तो उसको हम कन्फेशन कह सकते हैं. लेकिन इसके लिए हमें समझनी होगी सबसे पहले एक डेफिनेशन जो किसकी है, जेम्स स्टीफन की एक डेफिनेशन है, उसको हम समझते हैं. जेम्स स्टीफन कौन थे? जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ड्राफ्टर. इस बंदे ने इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा था. ये कई बार पूछा जाता है. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट. नाउ according to Sir James Stephen, an admission made at any time, देखिए an admission, admission ही है, confession भी एक admission है, by a person charged with a crime stating or suggesting the inference that he committed a crime, कि मैंने एक अपराध किया है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा एडमिशन करता है तो उसे कन्फेशन माना जाएगा. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं. अब यहीं पे क्या है, कन्फेशन के लिए एक कन्फेशन को समझने के लिए केस लिखिए यहाँ पे. अब कन्फेशन की डेफिनेशन अगर आपसे आ जाती है मेंस में तो आपको क्या लिखना है, अ कन्फेशन. कन्फेशन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन. कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम suggesting an inference as to any fact in issue and the relevant fact, and this inference should be that he has committed the crime. वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लें, बट ये नोट कर लो. ये कहाँ हेल्ड किया गया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल AD MD वकील अंसारी. ठीक है, 2013 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट 1441. इस केस लॉ से आप अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं. ये तो होगा कि कन्फेशन है क्या. देखिए, कन्फेशन सबसे पहली बात तो क्या है कि ये एडमिशन की एक स्पीसीज होती है. अब छोटा सा एक एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि कोई बंदा है एक बंदा है, इसने कहा कि जी ये मैंने उसको गोली तो नहीं मारी, लेकिन जो रिवॉल्वर जो मिली है आपको ये मेरी है. यानी कि जिस गन से गोली चली है वो मेरी है, लेकिन उसको मारा मैंने नहीं है. तो ये क्या है, ये एडमिशन है, कन्फेशन नहीं है. बिकॉज द इन्फरेंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज नॉट सजेस्टिंग दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम. और इस केस में क्लियरली कह दिया गया था. यानी समझ रहे हैं आप इस चीज़ को. ऐसा नहीं है कि एडमिशन सिर्फ सिविल केसेस में होता है. अपने माइंड से इस भ्रम को पहले दूर कर लें.
साथ साथ हम समझेंगे कन्फेशन को और भी अच्छे से। देखिए कन्फेशन दो तरह का होता है एडमिशन की तरह ही, एक जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। तो जुडिशियल कन्फेशन मीन्स द कन्फेशन विच इज मेड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट प्रोसीडिंग में जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले आप जो भी कन्फेशन देते हैं, जो एडमिशन करते हैं, वो कन्फेशन माना जा सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है कि जब आदमी किसी और को कन्फेस करता है आउट ऑफ द कोर्ट, किसी थर्ड पर्सन को उसने कुछ कन्फेस किया तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। एडमिशन की तरह इसकी अगर एविडेंसरी वैल्यू की भी मैं बात करूं तो जुडिशियल कन्फेशन इज मोर वैल्यूएबल इन द फॉर्म ऑफ द एविडेंस देन द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। उससे ज़्यादा वैल्यू इसकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किस किस को कर सकते हैं और जुडिशियल कन्फेशन किसको कर सकते हैं। जुडिशियल कन्फेशन तो क्लियर है कि कोर्ट में देना अभी आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में ही होगा, लेकिन किस चीज़ को कन्फेशन आप मानेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए ने क्या किया, उसने स्टेटमेंट दी जी कि ये जो गन है, क्या ये गन तुम्हारी है? उसने कहा यस गन मेरी है, बट क्या तुमने मर्डर किया? नो मर्डर मैंने नहीं किया। यानी इसने दो तरह की स्टेटमेंट दे दी। एक स्टेटमेंट में वो यस बोल रहा है कि वो गन मेरी है, दूसरे में उसे नहीं मारा, तो ये एडमिशन नहीं है। आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि स्टेटमेंट जो है दो तरह की होती है। एक होती है आपकी इनकल्पेटरी और दूसरी आपकी होती है यहाँ पे एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो आपको किसी न किसी क्राइम के लिए कल्पेबिलिटी लाती हैं आपके ऊपर, कि भाई जो आपको कहीं ना कहीं कहती है कि इसने क्राइम किया है। द गिव्स इन्फरेंस इज सच नेचर दैट यू हैव कमिटेड दैट क्राइम। ऐसी स्टेटमेंट जो ये दिखाएं कि इंडिविजुअल इज गिल्टी, ही कमिटेड द क्राइम, दीज आर इनकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी जैसे कि जी मैंने उसको नहीं मारा, ये आपकी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है, यानी कि जहां पे आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये मैंने नहीं किया है। अब इसको समझने के लिए केस लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इन केस लॉज को पक्का नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का ये केस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट 354। अब इस केस की स्टोरी को समझिएगा। एक लेडी होती हैं, ठीक है, जिनका नाम था पलविंदर कौर। अब इन पलविंदर कौर पे आरोप लगता है कि इन्होंने अपने ही हस्बैंड का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया है। इनके हस्बैंड की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद होती है, एक ट्रंक के अंदर, जिसमें पीसीज में कटी हुई ट्रंक के अंदर थी वो। अब बॉडी कम से कम भी 4-5 महीने बाद मिलती है, तो इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है कि पोस्टमार्टम में भी ये पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल में डेथ का रीज़न क्या था। बट ये पता लगता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन तो था। अब कोई एविडेंस यहाँ नहीं है कि उसको बॉडी किस तरह से उसकी डेथ, कॉज ऑफ डेथ का नहीं पता लग पाता है। कॉज ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ का कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन पलविंदर कौर की जब स्टेटमेंट ली जाती है तो पलविंदर कौर एक स्टेटमेंट देती हैं कि उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही हॉबीइस्ट फोटोग्राफर थे, काफ़ी हॉबी थी उनकी वो फोटोग्राफर, तो इसीलिए वो हैंडी मटेरियल रखते थे टू डेवलप द फोटोज़। पुराने टाइम में आपने देखा होगा नेगेटिव्स आते थे, ठीक है, जिनके साइड में छेद वाला वो रहता था ना, नेगेटिव काले बिल्कुल ऐसे देखते थे। तो नेगेटिव्स को डेवलप किया जाता था डेवलपर के थ्रू, और जो डेवलपर यूज होता था वो पॉइजनस नेचर का होता था। एक दिन इसके पति की तबीयत खराब होती है और वहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे डेवलपर की बोतल रखी थी उसी के बगल में मेडिसिन की बोतल भी रखी थी। अब हस्बैंड की जब तबीयत खराब हुई तो उसने डेवलपर की जगह पे, सॉरी मेडिसिन की जगह पे वो डेवलपर जो है जिसपे डेंजर था वो पी लिया, यानी कि पॉइजन पी लिया, और इस वजह से उसकी होगी डेथ। तो यहाँ पे पलविंदर कौर बहुत ज़्यादा डर गई और उसने किसी एक तीसरे बंदे के साथ मिलके, जो अभी तक कोर्ट में पकड़ा नहीं गया, स्टिल एब्सकॉन्डिंग, क्या करती हैं वो उस बॉडी को एक ट्रंक में डाल के कुएं में डाल देती हैं, बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देती हैं। अब वो डर जाती हैं कि करेंगे क्या। अब यहाँ पे पलविंदर कौर की स्टेटमेंट को देखिए,
उसकी स्टेटमेंट कैसी है, पहले पलविंदर कौर स्टेटमेंट दे रही है कि जी मैंने एक किसी दूसरे बंदे के साथ, अकम्प्लिस के साथ मिलके, अकम्प्लिस कौन होता है, जो आपका साथी होता है किसी अपराध में, ठीक है, सह अपराधी जिसको आप बोल सकते हो, उसकी बॉडी को कुएं में डिस्पोज ऑफ कर दिया था, हस्बैंड की बॉडी, कि ये कल्पेटरी है कि इनकल्पेटरी कि एक्सकल्पेटरी है, ये उसकी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है। लेकिन यहीं वो फिर बाद में क्या कहती है कि जी वो तो एक हॉबियस्ट फोटोग्राफर थे, और जो बोतल वहाँ पे रखी हुई थी डेवलपर की जिसमें पॉइजन था, उसके जैसी ही बोतल में मेडिसिन थी, तो वो धोखे से मेडिसिन की जगह उन्होंने पॉइजन पी लिया, इससे उनकी डेथ हो गई, यानी कि मैंने उनको नहीं मारा। अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, एक्सकल्पेटरी। इंग्लिश लॉ में क्या होता है कि एक्सकल्पेटरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनकल्पेटरी पे कन्फेशन को एडमिट कर लिया जाता है, बट इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी को एज ए होल लेना है, द होल स्टेटमेंट शुड बी टेकन इन द एविडेंस। अब होल स्टेटमेंट लेंगे तो यहां पे क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इनको हाई कोर्ट ने क्या किया था, इनको कन्विक्शन दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट के कन्विक्शन के बाद जब ये बात पहुंची कहां, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्विटल दे दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट इनकल्पेटरी नेचर की नहीं थी। यही रीजन था कि उसको क्या मिल गया, यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल गया और उसे छोड़ दिया गया। द स्टेटमेंट इज कंसिस्टेड ऑफ पार्टली गिल्टी एंड पार्टली इनोसेंट रिमार्क्स, ठीक है। तो लोअर कोर्ट ने तो क्या किया, एक्सकल्पेटरी को छोड़ दिया और इनकल्पेटरी को ले लिया और इसको जेल में भेज दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे कि भाई एक्सकल्पेटरी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने इनकल्पेटरी स्टेटमेंट के साथ एक्सकल्पेटरी को भी लेना पड़ेगा, और अगर पूरी स्टेटमेंट को लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, उसको एक्विटल दिया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। ये आपका पलविंदर कौर का। तो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट में आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा केस भी हम डिस्कस करते हैं। केस लॉ डिस्कस करने से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आती है। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिहार का ये केस है 1959 का। अब देखिए ये बड़े मज़ेदार केस है। आप केस की स्टोरी को सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। होता क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही ट्रेन चलती है, धुआं निकल रहा है। अब इस ट्रेन के अंदर दो फ्रेंड सफ़र कर रहे थे, ए और बी। ये दोनों कौन है, आपस में फ्रेंड है। दोनों फ्रेंड सफ़र कर रहे थे, तो क्या हुआ, जब ये स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन के बगल में एक नदी बहती थी। यहाँ पे ट्रेन में बी का हो जाता है क्या, मर्डर हो जाता है, बी का मर्डर कर दिया जाता है। और ए जो है इस नदी के किनारे बैठ के अपने ब्लड स्टेन्स के कपड़े धो रहा था। जो ब्लड स्टेन्स इस पे लगा था वो कपड़े वहाँ पे धो रहा। तब तक ट्रेन में हल्ला हो गया कि किसी का मर्डर हो गया है। गांव वाले बहुत सारे आ जाते हैं और ये गांव वाले मिलके क्या करते हैं, ए को पकड़ लेते हैं। अब गांव वाले ए को अरेस्ट कर लेते हैं। क्या गांव वाले कौन है, पुलिस थे। अरेस्ट कैसे कर लिया, रेफर CRPC सेक्शन 43, प्राइवेट पर्सन आल्सो कैन अरेस्ट। CRPC से लिंक कर दिया देखो हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से लिंकिंग में समझना है। और जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास से क्या क्या मिलता है भाई, ब्लड स्टेन तो उसके कपड़ों पे था ही, ब्लड स्टेन के क्लॉथ्स मिलते हैं, एक नाइफ भी उसके पास मिलता है और कुछ पेपर्स मिलते हैं। और ये इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। सेक्शन 43 अगर आपने CRPC का पढ़ा होगा तो आई होप आपको ये डाउट नहीं होगा। अब जब लैब में जांच किया गया तो ये ब्लड बी का ही मिला। किसका मिला, बी का, जो डिजीज था बी उसी का ब्लड था। पहली चीज कंफर्म होगी। अब यहाँ पे देखिए ए दो स्टेटमेंट देता है। अब ए की स्टेटमेंट सुनिए। ए की ने जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, क्या क्या स्टेटमेंट दिया। ए ने फर्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या दिया, उसने कहा कि ट्रेन में बी की किसी थर्ड पर्सन से लड़ाई हो गई थी और दोनों के बीच बचाव में उस थर्ड पर्सन ने बी को मार दिया और बीच बचाव में मेरे कपड़ों पे ये ब्लड लग गया। पहली स्टेटमेंट।
अब यहीं पे उसने अपनी स्टेटमेंट बाद में चेंज कर दी, उसने कहा कि किसी ने हमें लूटने की कोशिश की और उसी ने बी को मारा है और उसी दौरान ये ब्लड मेरे कपड़ों पे लग गए। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात को हम नहीं सुनेंगे और इसे अंडर सेक्शन 302 मर्डर के लिए पनिश कर दिया गया। ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और जो इनके वकील साहब थे उन्होंने कहा कि जी पलविंदर कौर का केस रेफर कीजिए, पलविंदर कौर का केस रेफर कीजिए और मेरे क्लाइंट को एक्विटल दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड दी कन्विक्शन गिवन बाय दी हाई कोर्ट, यानी कि उस सजा को बरकरार रखा। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गलत किया गया? बिल्कुल गलत नहीं हो। आप समझिएगा, आपको मैंने दोनों केस लो बताए हैं। तो अभी हमने एक निशिकांत झा का केस पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा केस हमने किसका पढ़ा है, अपना इसके साथ में पलविंदर कौर वाला केस पढ़ा है। दोनों के दोनों जो है एक्स कल्पेटरी और इनकल्पेटरी के बारे में बात करते हैं और अब हम इसको समझेंगे। देखिए, निशिकांत झा वाले केस में हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके सही दिया है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नो गलत दिया है, कन्विक्शन इज रॉन्ग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझिए। जब पलविंदर कौर का जो केस था वहां पे उसके हस्बैंड की जो बॉडी थी इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ पलविंदर कौर देयर वाज नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं था, एंड दिस इज द रीजन कि वहां पे एक्विटल मिला। लेकिन निशिकांत झा के केस में क्या था, उसकी दोनों स्टेटमेंट्स अलग थी और उसके बाद आपको रियल एविडेंस मिले थे। क्या ब्लड स्टेन के क्लॉथ कौन सा एविडेंस है, रियल एविडेंस है। आपका नाइफ कौन सा एविडेंस है, रियल एविडेंस है। पेपर्स कौन सा एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कंफ्यूज नहीं होना है, टाइप ऑफ एविडेंस में कोई कंफ्यूजन आई होप आपको नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टेटमेंट अगर इनकल्पेटरी है और एक्सकल्पेटरी है तो उस टाइम कन्फेशन को कैसे लिया जाएगा। इन दोनों केस लो से आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम अगली बात करते हैं कि अभी कन्फेशन को आपने समझ लिया, यू अंडरस्टूड व्हाट इज कन्फेशन। अब बात आती है कि कन्फेशन टू हुम, भाई किसको कन्फेशन किया जाएगा, किसको कन्फेशन हम करेंगे। कन्फेशन की डेफिनेशन समझ ली, एक्सकल्पेटरी इनकल्पेटरी हमने समझ लिया। अब टू हुम किसको किया जाएगा, तो कन्फेशन दो तरह का होता है, एक आपका जुडिशियल कन्फेशन होता है और एक आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, ठीक है, यही होता है। अब जुडिशियल कन्फेशन तो मैजिस्ट्रेट को होगा, कोर्ट में होगा, कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान होगा, ठीक है, ये तो ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसको होगा, ये तो कोर्ट से बाहर किसी को भी हो सकता है, कोर्ट से बाहर किसी को भी दिया जा सकता है, यही बात आ गई यहाँ पे। लेकिन अब किसको देंगे, किसको देंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ठीक है जी, आपने कह दिया कि जुडिशियल कन्फेशन जो है वो तो हम कोर्ट को देंगे और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो हम आउट ऑफ कोर्ट किसी भी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं, थर्ड पर्सन को। ये तो नॉर्मल बात है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि एक और चीज भी है, क्या कन्फेशन सेल्फ को किया जा सकता है, यानी कि मैं अपने कन्फेशन खुद से ही कर लूं कि मैंने ये गलती कर दी है, क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए, बिल्कुल हो सकता है। इज अ कन्वर्सेशन टू हिमसेल्फ आल्सो लीड्स टुवर्ड्स अ कन्फेशन। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस के भी फैक्ट सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग केस है। मिस्टर साहू के लड़के की शादी हो जाती है और जो लड़के की बहू आई, जो लड़के की वाइफ थी, उनके साथ मिस्टर साहू का डेली झगड़ा होता था, डेली झगड़ा होता था और सब पड़ोसी इस बात के विटनेस थे। एक दिन क्या हुआ कि साहू जी घर से बाहर निकले और वो अपने आप में बड़बड़ा रहे, ही इज अटरिंग द वर्ड्स दैट आई हैव किल्ड हर, मैंने आज सब झगड़ों का अंत कर दिया है, मैंने उसे खत्म कर दिया है, ये खुद से बड़बड़ा रहे हैं। लेकिन ये जब बात जिस पड़ोसी ने सुनी और उसने टेस्टिफाई किया, जिस थर्ड पर्सन ने इनकी स्टेटमेंट सुनी और उसको टेस्टिफाई किया गया,
तो वहाँ पे इस चीज़ को रिलीवेंट माना गया। आई फिनिश्ड हर एंड नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एनी डेली क्वेल्स, मैंने उसे ख़त्म कर दिया और सब झगड़ों का आज अंत हो गया है। ये बात जो है रिलीवेंट मानी गई कोर्ट में। हालांकि इसको टेस्टिफाई किसने किया? क्या मिस्टर साहू ने कोर्ट को बताया? नहीं बताया। किसने बताया? उस थर्ड पर्सन ने जिसने सुना था कि साहू घर से जब निकला तो ऐसे बड़बड़ा रहा था। इस बात को क्या माना गया? रिलीवेंट माना गया। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि अभी मिस्टर साहू को आपने कन्विक्ट कर दिया, तो यहां पे एक चीज नहीं आती कि जो जुडिशियल कन्फेशंस है और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस है, इनकी एविडेंसरी वैल्यू को समझिए आप। देखिए जुडिशियल कन्फेशन क्या, जैसे 164 के बयान होते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी में, तो उनकी वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट है, बिल्कुल सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी लिए जा सकते हैं? तो यहां पे आपको देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आती है कि जो एविडेंसरी वैल्यू होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, वो आपकी कैसी होती है? वो एट द लोअर वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द वेरासिटी ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ठीक है, जिसको ये किया गया है। बिकॉज एक हमेशा याद रखिए कि जो वैल्यू ऑफ कन्फेशन इन एविडेंस वो होगी, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल की हमेशा कम होगी। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेरासिटी ऑफ द पर्सन टू हुम इट मेक। ये स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दी। ठीक है, अब ये बात ठीक है जी। अब देखिए एक और चीज है कि कन्फेशन को कब वैलिड माना जाता है। आपने समझ लिया कन्फेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी टाइप क्या होती है, एंड टू हुम इट कैन बी डन। ठीक है, ये सारी चीजें अब तक क्लियर हो चुके हैं। आई होप यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। अब बात आती है कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां पे ये है कि जो कन्फेशन है ना, दैट मस्ट बी वॉलंटियर, दैट मस्ट बी वॉलंटियर। ये वॉलंटियर होना चाहिए, वॉलंटेरी होगा। अगर ये वॉलंटेरी नहीं है तो इसकी जो एविडेंसरी वैल्यू वो उतनी नहीं होगी। अब एक वर्ड आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आई होप आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। टेंटेटिव कन्फेशन। क्या वर्ड है? टेंटेटिव कन्फेशन। क्या आपने टेंटेटिव कन्फेशन पहले सुना है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंटेटिव कन्फेशन? टेंटेटिव कन्फेशन होता है जहां पे कन्फेशन फ्री विल से ना दिया गया हो, वॉलंटेरी ना दिया गया हो, जहां पे कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या किया गया हो भाई, इंड्यूसमेंट हो सकती, थ्रेट हो सकती है, फैब्रिकेशन जहां पे हुआ हो। अब ठीक है, तो अब हु विल डिसाइड? नाउ कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर एन एडमिशन इज वॉलंटरी और नॉट। अब एडमिशन वर्ड क्यों किया मैंने? क्योंकि देखिए कन्फेशन इज एडमिशन, ऑल दी कन्फेशंस आर द एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। अब कहते हैं कि एडमिशन सिर्फ सिविल नेचर से बिलोंग करता है, ऐसे कहा जाता है ना, तो ऐसा नहीं है भाई। गन मेरी है, जो गन है ये मेरी है, पर मर्डर मैंने नहीं किया, यही है। तो ये जो है ये एक एडमिशन के तौर पे होगा और सेक्शन 21 में रिलीवेंट हो जाएगा। सेक्शन 21 का अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि सिविल नेचर का है सिर्फ, रिमेंबर दिस थिंग। दूसरी चीज यहां पे क्या आती है कि आपने कहा कि टेंटेटिव है कि नहीं है, तो हु विल डिसाइड? एक बड़ा अच्छा केस है, लिख लीजिए, सहादेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2012 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 2435। अब यहां पे कोर्ट ने क्या कहा सुनिए कि इन डिसाइडिंग द, जो ऐसे मैं बताता हूं प्लीज इस चीजों को नोट कर लिया करें, इन डिसाइडिंग द एडमिशन इज वॉलंटरी और नॉट इनके एज ए कन्फेशन, court had been at the pain to hold the court had been at pain to hold that even the most gentle threats
और स्लाइट इंड्यूसमेंट्स विल टेंट अ कन्फेशन, यानी कि यहां पे हेडेक किसको लेना पड़ेगा, कोर्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन लेगा, कोर्ट यहां पे जो है हेडेक को कोर्ट को लेना पड़ेगा और वही आपको देखेगा। अब कोर्ट जब तक ये चीज डिसाइड नहीं कर लेता कि कन्फेशन फ्री है कि नहीं, तब तक वो कन्फेशन को नहीं मानेगा। और जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का जो एविडेंसरी वैल्यू है दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम अदर एविडेंस। कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो एविडेंस जो आया है उसके सामने क्या वो उसको कोर्बोरेट करा। ही हैज टू चेक द विरासिटी ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पुलिस नहीं हो सकती। पुलिस नहीं हो सकती क्योंकि जर्नल ट्रेंड ये माना जाता है कि पुलिस तो क्या करती है भाई, धमकाती है, ठीक है, पीट देती है, इस तरह का नॉर्मल वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करती है। यही रीजन है कि आज ऑफेंस का ग्राफ इतना हाई नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्री कन्फेशन की, फ्री विल की। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक कन्फेशन के प्रोविजंस पढ़ेंगे कि रिलीवेंसी ऑफ कन्फेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होगी। ठीक है, लेकिन कन्फेशन में यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बी नो व्हाट इज कन्फेशन, द डेफिनेशन ऑफ द कन्फेशन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। एक किसी जूरिस्ट की कन्फेशन की स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जो उसने डेफिनेशन दे रखी है। इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइंड है नहीं। कन्फेशन की टाइप आपने देख लिया, दो तरह की होती है, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जो एविडेंसरी वैल्यू है वो जुडिशियल कन्फेशन की ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए कोर्ट हैड टू टेक द पेन टू डिसाइड दैट दिस पर्टिकुलर कन्फेशन इज वॉलंटरी और नॉट, एंड ही हैज टू चेक द विरासिटी ऑफ द थर्ड पर्सन टू whom the extrajudicial confession has been made. You understood what is tentative confession? So, dear students, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। कल हम समझेंगे 24 से लेके 30 तक आपके सेक्शंस को। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट भी कर दिया करो यार, पता लगे कि आपको लगता कैसा है। और एक लाइक को प्रेस करने में आई थिंक जस्ट यू नीड टू 1 फिंगर। आपके कोई भी डाउट्स, किसी तरह के सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल 8:30। सो बी रेडी टुमारो। नहीं, कल नहीं मिलेंगे, कल का है छुट्टी, कल क्या है, हॉलीडे। क्यों? क्योंकि भाई न्यू ईयर आ रहा है। क्या आ रहा है? न्यू ईयर। सो वी विल मीट इन द न्यू ईयर ऑन 1 Jan एंड सो फ्रॉम द MK लीगल शिक्षा सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इन न्यू ईयर वी विल मीट विद द न्यू जोश, न्यू enthusiasm, and definitely in the new year it's my pray to God that you will achieve your dreams, whatever you want to be in your life, and we will try to cover as much as possible on the YouTube the maximum topics. The purpose of MK Legal 6 is just to make you aware about the legal awareness in the for judiciary exams, for a CLAT, law entrance, and for the advocates who are in litigation, to make them aware about the defect of the Bail Act. So please be in touch with MK Legal Shiksha. Again, wish you a happy new year. See you on the 1st January with the new enthusiasm, new जोश। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।